नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। अगर एक पूरा विपक्ष को देखें तो ऐसा लग रहा है कि बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह के सामने, मोदी के सामने और योगी जी के सामने पूरा विपक्ष आज धराशायी नजर आ रहा है। अगर हम बात कर लें ममता जी की, तो जैसा अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 110 सीटें आ जाएंगी, उस हिसाब से ममता भी धराशायी नजर आ रही हैं। और सेकेंड फेज में बीजेपी अगर मजबूती के साथ बंगाल में चुनाव में जाती है, जो कि दिखाई भी दे रहा है इस बार की जो पब्लिक में जो ओपिनियन आ रही है या जो पब्लिक जिस तरह की बात कर रही है, उसमें साफ तौर पर एक दिख रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार को धक्का लग सकता है। वहीं अगर हम दूसरी बात कर लें अरविंद केजरीवाल की, उनकी पार्टी की, तो जिस तरह से राघव चड्ढा और उनकी पूरी टीम 7 राज्यसभा सांसद जिस तरह से निकल करके गए हैं, ये वाकई में अपने आप में चौंकाने वाला है और आम आदमी पार्टी को बहुत पीछे धकेल रहा है। कुल मिलाकर एक बात आप समझ लीजिए कि ऑपरेशन लोटस जैसा आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं पंजाब के कि ऑपरेशन लोटस जारी कर दिया है बीजेपी ने पंजाब में भी, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। कुल मिलाकर के एक बात सही है कि राहुल हो, अखिलेश जी हो, ममता जी हो या केजरीवाल, सभी सत्ता पक्ष के सामने फेल हो चुके हैं, ऐसा फौरी तौर पर देखने में आ रहा है। लेकिन हम जनता के बीच में हैं और जनता में सबसे पहले आएंगे राय साहब आपके पास। राय साहब, आप बताएं कि क्या पूरा विपक्ष मोदी, योगी और अमित शाह के सामने धराशायी दिख रहा है? देखिए, लग रहा है कि सत्ता के सामने विपक्ष जो है, चूंकि राज्य के साथ सामूहिक लोग खड़ा हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष के साथ विपक्ष में सब लोग खड़ा नहीं होते। सरकार को सीधे चुनौती देना, चाहे वो अखिलेश जी हो, ममता जी हो, राहुल जी हो, ये निश्चित तौर पर भारत के सिस्टम को गौरवान्वित करता है, भारत की विधा को गौरवान्वित करता है। लेकिन कारण ये है कि जो हम देख रहे हैं, जो जिस नजरिया से हम सत्ता को देख रहे हैं, सत्ता की ताकत को देख रहे हैं, सत्ता का व्यवस्था को देख रहे हैं, सत्ता का प्रारूप और क्रियान्वयन को देख रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जितने लोग इसमें विपक्ष में हैं, ये सब लोग उस हनक को भी देखें, उस जमीर को भी देखें, उस सोच को भी देखें, वो शोहरत को भी देखें। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज विपक्ष में है, पहले वो सत्ता में रह चुके हैं, वो ये सब सारी चीजें जानते हैं, लेकिन फिर भी क्यों फेल हो जा रहे हैं? देखिए, फेल आपको लग रहा है, विपक्ष में तमाम भारतीय जनता पार्टी सदियों रही है, लेकिन उस वक्त सत्ता पक्ष की भूमिका और विपक्ष के प्रति व्यवहार ये नहीं था जो आज सत्ता पक्ष का व्यवहार आज विपक्षियों के साथ। अच्छा राज साहब, इंदिरा जी की जब सरकार थी तो सत्ता पक्ष का व्यवहार कैसा था विपक्ष के लिए? क्या 1975 से 77 के बीच जो इमरजेंसी थी 2.5 साल की, उसमें व्यवहार कैसा था? विपक्ष के सारे बड़े नेता कहाँ थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केवल उस समय जिसको मीडिया बताती है, जिसको आज भाजपा बताती है, वो प्रारूप नहीं थे उस वक्त। अच्छा। उस वक्त जो है पंजाब का अस्तित्व खतरे में था, पंजाब के अस्तित्व को सीधे चुनौती थी। 1975 में जब इमरजेंसी लगाई तब पंजाब का अस्तित्व कहाँ खतरे में था? बिल्कुल, कारण बिल्कुल खतरे में था, इसलिए कि पंजाब में जो वहाँ उग्रवाद था वो चरम सीमा पर था। वो सीधे इमरजेंसी जब लगी थी, इंदिरा जी का जो नॉमिनेशन था उसको गलत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको ठहराया था, उनकी जो सदस्यता थी संसद की उसको डिस्क्वालीफाई किया था, उसी के बाद तो इमरजेंसी लगी थी। राय साहब, जनता जानती है। देखिए, आम लोग जानते हैं। देखिए, नदियां एक घाट बहुतेरी, जिस दृष्टि। राय साहब आपके पास फिर से आएंगे। आपको क्या लग रहा है कि अन्ना जी ने भी कह दिया है कि केजरीवाल अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, और जिस ईमानदारी की बात केजरीवाल अन्ना जी के नेतृत्व में करते थे, आम आदमी पार्टी बनाने के बाद वो उस पर टिक नहीं पाए, और यही वजह है कि उनके जो तमाम करीबी साथी हैं, चाहे वो योगेंद्र यादव रहे हों, चाहे बड़े बड़े में आशुतोष जी रहे हों, वरिष्ठ पत्रकार आजकल बन गए हैं, पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे, या संदीप पाठक
जो कहते हैं कि वो सीपीयू कहे जाते हैं, अगर आम आदमी पार्टी का जो ब्रेन है वो संदीप पाठक में निहित है। राघव चड्ढा जो पंजाब के प्रभारी थे जब उनकी सरकार बनी है पंजाब में, यानी बड़े महत्वपूर्ण लोग, चाहे फिर केजरीवाल के बहुत ही करीबी रहे हो, कुमार विश्वास, ये सब लोग उनके बहुत करीबी थे। जो भी करीबी थे वो दूर हो गए, क्या कहेंगे? देखिए हम भी उसी में से थे। हाँ। हम भी फाउंडर थे आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी के हम फाउंडर थे। यूपी के पहले कार्यकर्ता हम ही थे पूरे उत्तर प्रदेश के। हाँ। और हमारे नाना उसके पीएससी के मेंबर थे, जो सबसे टॉप बॉडी होती थी, जिसमें कुमार विश्वास और 5-6 लोग थे। उन्होंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी को छोड़ा जब पहली सत्ता बनी थी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। आदिल भाई ये बताएं कि आप भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे? मैं फाउंडर मेंबर था आम आदमी पार्टी के। पीएससी की मीटिंग में मैं बैठता था, मेरे घर पे होती थी पीएससी की मीटिंग। अच्छा। हाँ, टिकट मेरे घर से बांटा जाता था, लेकिन टिकट पहले ही राघव चड्ढा के लैपटॉप में रहता था, इंटरव्यू हो जाता था तो राघव चड्ढा डिक्लेयर कर देते थे किसका टिकट होता था। तो इसका मतलब राघव चड्ढा और संदीप पाठक के जाने से आम आदमी पार्टी लगभग खत्म मान के चलिए। देखिए वो क्रीमी लेयर के नेता हो सकते हैं, लेकिन आम जनता के नेता वो नहीं है, चाहे राघव चड्ढा हो चाहे जितने भी लोग हों। आम आदमी पार्टी जिस बुनियाद पे बनी थी उस बुनियाद पे भटकने के बाद शुरुआती जो लक्षण आया वो योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के रूप में, हमारे नाना इलियास आदमी के रूप में आपको पता चला होगा। अच्छा, योगेंद्र यादव, शांति भूषण, प्रशांत भूषण और आपके नाना इलियासी साहब, तो ये जो लोग निकले आम आदमी पार्टी से, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई, इसीलिए निकले होंगे। हाँ, इसीलिए निकले। मेरे नाना का साफ आरोप था कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा जातिवाद उत्तर प्रदेश का देश का कोई राजनेता नहीं है। पहली सरकार बनने के बाद जिस तरह पोस्टिंग भर्तियां हो रही थी उस बुनियाद पर उन्होंने छोड़ दिया था आम आदमी पार्टी। 49 दिन के बाद वाली जब सरकार बनी थी, पहली सरकार में थे, दूसरी सरकार बनते ही उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। माने 49 दिन के बाद जब इस्तीफा दिया और उसके बाद जब सरकार बनी 67 सीटें आई थी, तब उन्होंने 2 महीने बाद छोड़ दिया था आम आदमी पार्टी। जो सत्ता में कोई नेता पार्टी नहीं छोड़ता और टॉप लीडरशिप में हो, लेकिन वो बुनियादी ढांचे से बिखर गई थी, निगलेक्ट करने लगी थी जो पीएससी की मीटिंग में अपनी राय रखते थे। चाहे क्या कुमार लगता है, विश्वास ऑपरेशन लोटस जो आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी के लोग पंजाब में कह रहे हैं, क्या लगता है कि अब बंगाल विजय की तरफ बीजेपी बढ़ रही है और उसके बाद पंजाब की तरफ बढ़ेगी? बंगाल में तो हमें उम्मीद नहीं है बीजेपी के बढ़ने का। पंजाब में बढ़ सकती है, पंजाब में बन सकती है बीजेपी सरकार। बीजेपी की सरकार बन सकती है क्योंकि उनके पास संसाधन है बीजेपी के पास, और राघव चड्ढा जैसे लोग हैं जो बातें अच्छी करते हैं लेकिन जमीन पर नहीं। जैसे लोगों की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन बहुत क्रीम ब्रेन है वो। लेकिन एक आदमी का चर्चा और नहीं हो रही है। अशोक मित्तल की चर्चा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था। आज लेकिन अशोक मित्तल का जो यूनिवर्सिटी है उसका एक स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, उनकी बच्चों में, यूथ में उनकी अच्छी पकड़ है। मुझे नहीं लगता, मैं तो देखा हूँ, सबको देखा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? आप बताएं लालजीत जी। विपक्ष अखिलेश हो, राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो या और लोग, ये लोग सत्ता पक्ष की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। वर्तमान में अगर देखेंगे तो अखिलेश यादव, आदरणीय राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी ही जो है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उन लोगों को बड़े नजदीक हम लोग रहे हैं। अच्छा, लेकिन राहुल जी ने खुद कह दिया बंगाल को लेकर के कि ममता बनर्जी ने वहां इतना रेडिकलाइजेशन कर दिया। बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया राहुल जी ने। परसों की बात है ये, जिस दिन वोटिंग हुई फर्स्ट फेज की, शाम को राहुल जी का बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी जो है रेडिकलाइजेशन कर रही हैं, उसका परिणाम है कि बीजेपी को मौका मिल रहा है। इसका मतलब राहुल गांधी को आभास हो गया कि वहां बीजेपी आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें, अभी आप अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकले, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे लखनऊ में, और सबसे पहले यहाँ शाहनजफ रोड पे ये जो है कॉलेज है, वहाँ वो आए और हम लोगों से डायरेक्ट मिले, जैसे आप मिल रहे हैं, इसी तरह से बातचीत हुई तब में। और जब वो तत्काल मुख्यमंत्री बने चुनाव जीतने के बाद, तो बड़ा अंतर है। आम आदमी की बात को कहने वाले जो है बड़े लोगों के बीच में चले गए, पूंजीपतियों को राज्यसभा भेजने लगे। आप ये बताइए, कुमार विश्वास जी को भेजना चाहिए था, और जो है ये
जो यादव जी हैं इनको भेजना चाहिए था, योगेंद्र यादव जी को भेजना चाहिए था, और नहीं तो प्रशांत भूषण जी को भेजना चाहिए था, जिन लोगों ने उस समय काफी मेहनत किया था बढ़ाने के लिए। आशुतोष जी को भेजना चाहिए था। किरण बेदी जी नाराज होकर चली गई। किरण बेदी जी अगुवाई कर रही थी, और हम लोग लखनऊ में जैसे आप बता रहे हैं कि आदरणीय इलियास आजमी जी, हम लोग और तमाम लोग, संजय सिंह यहीं बैठते थे, आदरणीय संजय सिंह राज्यसभा में है, हम लोगों के साथ धरना दे रहे थे। हम लोगों के पास जो पेपर में सब कुछ कटिंग भी है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जैसा ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा जातिवादी है, जैसा ये कह रहे थे अभी आदिल? देखिए, आदरणीय केजरीवाल जी की जो भावना थी वो एकदम से बदल गई। आप ये बताइए, आप आम आदमी की बात कर रहे थे तो आपको शीश महल बनाने की क्या जरूरत थी? आप पूंजीपतियों को बटोरे, आम आदमी को ले आते। आप उन लोगों को राज्यसभा भेजे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के मालिक हैं, पूंजीपति हैं, जिनको भाजपा ने ईडी और सीबीआई भेज के जो है मेंटली हरासमेंट किया, और वो एक नहीं आए, एक आते तो सब सदस्यता जाती। उन लोगों ने इतना किया कि जिसको रिप्लेस करके और उपनेता बनाया वो भी चला आया। 7 लोग आए हैं, इसलिए आए कि उनके ऊपर जो है दल बदल कानून लागू न हो। तो इस तरह का जो है कहीं न कहीं चूक हुई है। लालजी जी ये बताएं कि सीधा सीधा बताएं कि अन्ना ने जो कहा, क्या वो बात सच है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त है, या उस तरफ उन्मुख हो गए हैं, इसी वजह से उनको उनके करीबी छोड़ते जा रहे हैं? वो देश हित, राष्ट्र हित, जनता का हित छोड़ करके अपने हित में जुट गए हैं। देखिए, लगता तो प्रतीत यही, अन्ना जी भी कुछ कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम लोग अन्ना जी के लिए क्या क्या नहीं किए हैं, और तो केजरीवाल के ऊपर भाई केजरीवाल के ऊपर क्यों नहीं पहले लगाम लगाए? पहले तो कहें ये व्यक्ति ईमानदार है और ये सही कर रहा, और हम लोगों ने जो है सारे लोग नौजवान और पढ़ने वाले बच्चे सारे लोग उनके साथ रहे। जी बहुत गुस्से में है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग ठगे गए हैं, काफी लोग ठगे इनके पास आते हैं। क्या लगता है आपको? आप राय साहब आपके पास दोबारा आएंगे अभी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के सामने विपक्ष या एनडीए के सामने इंडी अलायंस धराशायी है? बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शक्ति के आगे विपक्ष एकदम हतोत्साहित है और विपक्ष एकदम डिप्रेशन में चला। श्री राहुल गांधी जी इनके आप बीजेपी से संबंध है, आप लोगों ने इतना दबा दिया विपक्ष को? देखिए, विपक्ष का मतलब जो श्री राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, ये कभी भी विपक्ष में नहीं रहे। विपक्ष का नेता जो 8 बार 9 बार 10 बार 5 बार एमपी होता है उसको बनाना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी के पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी के परिवार में प्रधानमंत्री रहा है। ये लोग राजवंश में ये लोग पैदा हुए लोग हैं। ये लोग विपक्ष की विरोध की राजनीति को क्या समझते हैं? ये लोग केजरीवाल को काहे परेशान कर दिए सब लोग? देखिए, केजरीवाल नौकर कभी नेता नहीं होता, नेता कभी नौकर नहीं होता। केजरीवाल कोई नेता होता नहीं थे, ब्यूरोक्रेट थे, नौकरशाह थे। पार्टी बना करके जैसे बाढ़ आती है तो कीड़ा बिच्छी सांप सब चल जाते हैं पेड़ पे, अच्छा बाढ़ चली जाती है, सब नीचे उतर जाते हैं। जनता पार्टी का हौसला क्या हुआ? 77 में आपने देखा, जनता पार्टी बनी, फिर 80 में फिर वही इंदिरा गांधी आ गई कि नहीं आ गई? तो उसी तरह से ये लोग आम आदमी पार्टी तो बनाए, ये मुख्यमंत्री भी बनेंगे और आम आदमी पार्टी के संयोजक भी बनेंगे। न पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, न संविधान है। पार्टी जरा सा मैं इनको रोकूंगा। आम आदमी पार्टी जब आई तो इंग्लैंड में जिस तरह से लेबर पार्टी आई थी, और उसने मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इंग्लैंड की एक पार्टी की जगह ले ली थी, तो लोगों ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी रिप्लेस कर देगी। लेकिन जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बहुत तेजी के साथ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो प्राप्त कर लिया यहां आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जो वो दावा करते रहे कि उनके नेता कट्टर ईमानदार हैं, उनके लोग बहुत एकजुट हैं, उस एकजुटता के रंग में भंग जरूर पड़ गई है। आपको क्या लगता है कि राहुल जी, अखिलेश जी, ममता जी, केजरीवाल जी या जो विपक्ष है उसमें बिखराव हो चुका है, भयंकर टूट है, वो पस्त हो चुका है? देखिए, जिस प्रकार से इंडी गठबंधन है, 23 पार्टियों का जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है, कहीं ना कहीं वो समझौता करने में विफल है। जब आप यूपी में बात करते हैं तो गठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस यहाँ पे सीट लेती है, मगर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं देती है। आप जब बिहार के चुनाव की बात करते हैं तो विधानसभा में
उससे कांग्रेस से और आरजेडी से वो होता है, गठबंधन होता है, मगर कई सीटों पर गठबंधन नहीं हो पाता है। आप जैसे बंगाल के चुनाव की बात कर रहे थे, एक दिन पहले राजीव गांधी जी ने कहा था, राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो वो है रेडिकल है वहाँ पे कहीं ना कहीं ज्यादा हुई है, इससे भाजपा को काफी ज्यादा बढ़त है। और जबकि उनका खुद ममता जी को का एक जी जी नाम लेकर के कहा कि ममता जी ने रेडिकलाइजेशन, जबकि वो टीएमसी उनके इंडी गठबंधन का एक सदस्य है और उसी के विरोध में बोला है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में भाजपा से जो बढ़त है ये लोग डर गए हैं और इनका कहीं ना कहीं इसी तरह हश्र बुरा होता जा रहा है। आपके पास आएंगे, आप बताइए आपको क्या लगता है कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन जो है, थोड़ा इधर आ जाइए आप, है ना, इधर, हाँ, एनडीए गठबंधन है, उसके सामने पूरा विपक्ष अस्त व्यस्त और पस्त हो गया है। देखिए, ये कहावत कही गई थी ना, पलटन भी तुम्हारी है, सरदार भी तुम्हारा है, जो चाहो उसे लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, जो है। तो जो सत्ता पक्ष की राजनीति होती है, जो केंद्र में सरकार बनती है, जिसकी जो है सरकार जिसकी रहती है, वो ब्रह्मा होती है, जो है। और ब्रह्मा जिसको चाहे जो है उसको जिंदा कर देगा और जिसको चाहेगा उसको मार देगा, बेसिकली जो है। यही अरविंद केजरीवाल जी जो आज विधवा विलाप कर रहे हैं, जो है वही जो है, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाया किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ मिलकर के, जो बाबा रामदेव के लेके आए। 50 दिन वाली सरकार कांग्रेस के साथ उन्होंने बना ली, यानी पहली बार जब वो सत्ता में आए तो कांग्रेस के साथ आए। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन आपने यदि किसी का साथ दिया है, जो बात आपने बताई, बस हमने एक सच्चाई प्रस्तुत कर दी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि यदि आप बुरे लोगों का साथ दोगे तो बुराई एक दिन आपके साथ भी जो है वही घटना घटेगी। बेसिकली कांग्रेस बुरी थी? नहीं, कांग्रेस बुरी नहीं थी। कांग्रेस को हटाने के लिए इन लोगों ने भाजपा का साथ लिया, बेसिकली जो है आम आदमी पार्टी के। जो लोग कह रहे थे ना हम बहुत बड़े गंगा जल की तरीके से स्वच्छ और ईमानदार हैं, निर्मल हैं, और आज वो लोग जो है उसी गंगा जल में हमने देखा ईमानदार से कट्टर बेईमान तक का सफर, ये कहना चाह रहे हैं। कट्टर बेईमान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये है कि जिस तरीके का जो है केंद्र चाहती है, उसी तरीके का जो है विपक्ष को वो उसके ऊपर जो है इस तरीके का जो कीचड़ उछाल। ये कहना चाह रहे हैं आप कि बीजेपी जो पिच बनाती है वो टर्निंग वाली पिच बनाएगी कि सपाट पिच बनाएगी? बैटिंग करने के लिए जब बुलाते हैं तो विपक्ष जो है वो बीजेपी के इशारों पर नाचता है। नहीं, केंद्र में कोई भी रहेगा। कांग्रेस जब थी जो है तो कांग्रेस का भी आपने नंगा नाच देखा होगा, जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी जो है। आज भारतीय जनता पार्टी है, जिसको लोग कह रहे हैं कि नहीं इसका जो है सूरज अस्त नहीं होगा, जो है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये किसी न किसी दिन जो है डूब जाएगा लेकर के। जो किसको? केजरीवाल को भी तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि उनके लोग नहीं टूटेंगे। केजरीवाल को ओवर कॉन्फिडेंस था जो है, लेकिन ये है कि केजरीवाल को आज समझ में आ रहा है कि हमने किन लोगों का साथ दिया, जो है किसको हटाने के लिए। केजरीवाल किसका साथ दिए थे? भाजपा के साथ कहिए। नहीं, अन्ना आंदोलन में मुझे लगता है कि भाजपा और आरएसएस। आपको एक जानकारी दे दें, एक ऑर्गेनाइजेशन था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कहीं न कहीं आरएसएस लीड ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें कई और लोग थे। उसमें संघ परिवार हो या और लोग हो, सब लोगों ने मिल करके अन्ना को सपोर्ट किया था, केजरीवाल को नहीं। देखिए, आपको ये जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं है। कभी कभी जो कई बार, एक मिनट रुक जाइए, कई बार जो है आप बताइए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था। देखिए सच्चाई सामने बोल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वो उनका ओपिनियन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं सोचता हूं दूसरा आदमी भी वही सोचे। कारण ये है, 2-3 बात आपके डिबेट पर छान कर आई कि विपक्ष कमजोर है। साहब, विपक्ष जोर कम लगा रहा है, इसीलिए कम जोर लगा रहा है, इसीलिए कम जोर है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आज विपक्ष इतना मजबूत है कि विपक्ष के ताप को सत्ता पक्ष सदन से लेकर सड़क तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अच्छा। उसके खाली आभा से सरकार की नींद खड़ी हो जा रही है। कारण ये है कि जहां संघर्ष का नाम है, एक पूरे 14 से लेकर के 26 के बीच कोई एक मिनट पांडे जी हमारे लिए। हाँ, शुक्ला जी, सारी कोई बात नहीं, इधर बोलते रहिए। एक मिनट मैं आपका समय लूंगा। कोई भी इशू बता दीजिए 14 से लेकर के 26 के बीच, जिस चक्रव्यूह को भारतीय जनता पार्टी ने रचा होगा और उसको राहुल गांधी ने तार करके ध्वस्त न कर दिया। दिक्कत यही है। एक मिनट राय साहब, मैं समझ गया, लेकिन सत्ता पक्ष ने 370 हटाना चाहा, हटा दिया। प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। जो जो उनके एजेंडा में है, 2 राज्यों में वो समान नागरिक संहिता भी, यूसीसी भी लागू करा ले गए हैं। तो जो उनका एजेंडा है, जो अपने वो चुनाव घोषणा पत्र में वादा करते आए हैं, उसकी तरफ तो वो बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कारण ये है कि 370 उन्होंने खत्म कर दिया। सब लोग वही जो है लाल किला के प्रचार से लेकर के और सड़क तक
लेकिन संविधान को मुझे लगता है कि सरकार और इसके सिस्टम को एनालिसिस करने की जरूरत है। एनालिसिस करने की जरूरत है। नेहरू जी ने भी कहा था कि 370 घसते घसते घस जाएगा, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें समान नागरिक संहिता लागू करने की बात भी उसके मूल में है, बाकायदा लिखा गया है आर्टिकल 51A में, 51 में। तो ये सब बातें हैं। खैर, आपके पास आदिल जी बहुत आखिरी कमेंट के लिए आएंगे, चूंकि अब डिबेट का आखिरी है। आपको क्या लगता है, अभी आप कुछ बोलना चाह रहे थे ममता जी के ऊपर जो राहुल जी ने कहा, उस पर आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? ममता जी रेडिकलाइज कर रही हैं, ऐसा राहुल गांधी जी का इशारा है कि उन्होंने रेडिकलाइज किया। यानी जो आरोप बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी या और लोग लगा रहे थे, राहुल गांधी ने सीधा वो आरोप ममता जी पर लगा दिया। देखिए, राहुल गांधी को ज्यादातर लोग लीडर मानते हैं, मैं उनको लीडर नहीं मानता, मैं उनको समाज सुधारक टाइप में मानता हूँ। अच्छा जी, मैं उनको एक वो मानता हूँ, समाज सेवी मानता हूँ राहुल गांधी। और जहाँ तक बात है विपक्ष कमजोर है, क्यों कमजोर ना हो? अभी आपने देखा होगा जौनपुर कांड में अखिलेश यादव ने लगातार धनंजय सिंह पर आरोप मढ़ा, गुंडा माफिया सब बताया, लेकिन उन्हीं के पार्टी को, उन्हीं के सबसे करीबी दोस्त अरविंद सिंह गोप ने मानने से इनकार कर दिया कि धनंजय सिंह माफिया नहीं है। तो हम जैसे आम लोग क्यों किसी के लिए लड़ाई लड़ें? आपकी पार्टी में खुद एक राय नहीं है तो हम क्यों पीछे जाएं? यही हाल है, विपक्ष एक साथ कमजोर हो रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है विपक्ष। मतलब एक मुद्दे पर अपने फायदे के लिए, छोटे छोटे फायदे के लिए एकजुट नहीं हो पा रहा, ये कह रहे हैं जी। विपक्ष, राहुल गांधी जो बयान दिया है, वो चुनाव के टाइम राहुल गांधी को बयान नहीं देना चाहिए था, जो ममता बनर्जी के लिए दिया है। चलिए, आपको क्या लगता है, विपक्ष कमजोर हो चुका है? बीजेपी और एनडीए के सामने पूरा विपक्ष अस्त व्यस्त हो गया है? जी, एक्चुअली ये बीजेपी है या कांग्रेस है, ये बड़ी पार्टियां हैं, ये छोटे लोगों को पनपता देखना नहीं चाहती है, इनको बर्दाश्त नहीं होता है। अब एक औरत लड़ रही है ममता, तो सारे मर्द उसके पीछे पड़े हराने के लिए। अगर चाहते तो उसको लड़ने दे सकते थे, अकेला लड़ने दे सकते थे। वो इंडी गठबंधन के लोग तो कम से कम ऐसा आप ये कहना चाह रही हैं कि भाजपा और कांग्रेस और CPIML और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो चुनाव न लड़े ममता जी के सामने? नहीं, जब वो वहाँ सिटिंग सीएम है और इतनी मजबूत है, अकेली महिला इतने मर्दों से अकेले लड़ रही है। महिला आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन बिल का, संशोधन बिल का उनकी पार्टी ने विरोध क्यों कर दिया जब महिलाओं के प्रति इतना समर्पण है ममता जी का? तो ये जो है 30 साल पुराना बिल है, ये 30 साल से आ रहा है, जा रहा है। 91, 90 आज इस बार तो एक मिनट, इस बार तो फाइनल था, बढ़िया से उसको समर्थन कर देना चाहिए था। तो उसके पीछे छुप के क्या आया था? सीटें बढ़ रही थी तो दे रहे थे। थाली एक है तुम्हारे पास, उसमें से जितना है उतना हमें दे दो पहले। है तुम सीटें बढ़ाओगे तो हम दोगे क्या? सीटें अगर बढ़ जाएंगी, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली जाए तो अब 25-25, 30-30 लाख पर जो है एक सांसद है, तो ये तो गलत बात है ना। तो सीटों की संख्या पर सीमन होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि 850 सीटें होनी चाहिए, समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए, सीटों में वृद्धि होनी चाहिए। तो वृद्धि हो जाएगी तो क्या गलत हो जाएगा? तो जनगणना आपको रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप ये चाह रही हैं कि ममता जी को अकेले एकदम छोड़ दिया जाता? क्यों राय साहब? देखिए एक मिनट, जो आपने कहा कि भाई राहुल गांधी को वहां नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी पश्चिमी बंगाल में अपने पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने तो सारा विपक्ष की मर्यादा को, विपक्ष की परंपरा को, उसमें ममता बनर्जी के पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा से केवल कांग्रेस लड़ सकती है, दूसरी पार्टी नहीं लड़ सकती। उन्होंने क्या बुरा कहा? आपको क्या लगता है, भाजपा से केवल कांग्रेस लड़ पाएगी या कांग्रेस सहित सब लोग फेल हैं? देखिए, कांग्रेस की गलतियों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है। कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ पाएगी। अगर कांग्रेस अच्छी पार्टी होती तो आज भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं होता। कांग्रेस, आपको क्या लगता है? फाइनल कमेंट। विपक्ष गायब? विपक्ष गायब नहीं है। देखिए, कभी भाजपा गायब हुआ करती थी, वर्तमान में थोड़ा विपक्ष जो है धक्का खाया है, पीछे हटा है, लेकिन पीछे हट के तैयारी में लगा हुआ। जब छलांग लगाएगा तो जहां आज बीजेपी है वहां विपक्ष रहेगा, और जहां विपक्ष है वहां बीजेपी आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एक बात साफ है, हम जनता के बीच इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो सड़क पर ताप है वो सड़क से आपकी स्क्रीन तक, आपके मोबाइल की स्क्रीन तक, आपकी टीवी की स्क्रीन तक पहुंचे और आप जान पाए कि कहां क्या चल रहा है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि विपक्ष अपने अपने निजी हितों को लेकर ज्यादा दिलचस्प हो रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष कमजोर है, क्योंकि वह
जोर कम लगा रहा है, और जहां जोर कम लगता है तो सत्ता पक्ष जो अभी बीजेपी लीड कर रही है और उनके पास मोदी, योगी और अमित शाह जैसा कद्दावर नेता है जो पब्लिक से सीधे संवाद स्थापित कर पाता है, कनेक्ट स्थापित कर पाता है। और यही वजह है कि विपक्ष बहुत तेजी के साथ, विपक्ष के सीटों की संख्या में गिरावट भी आ रही है। और केजरीवाल की बात हो, अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की बात हो, वह जरूर इस समय प्रॉब्लम में है, समस्या में है, और विपक्ष पूरी तरह से पीछे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और ऑपरेशन लोटस जारी है जो आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन एक बात तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जनता से कनेक्ट स्थापित करने में और उनका जो चुनावी प्रबंधन है वो काफी बेहतर है। यही वजह है विपक्ष को भी उनसे सीखने की जरूरत है, ऐसा जनता कह रही है। और लोकतंत्र की यही खूबी है कि जो सत्ता में है वो विपक्ष में आएगा, जो विपक्ष में है वो सत्ता में आएगा। यानी बदलाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।